हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल्स का एक और लेक्चर लेके आए हैं। न्यूमेरिकल्स तो करते रहेंगे हम, थ्योरी के सेशन हो चुके हैं, थ्योरी के लेक्चर्स हो चुके हैं, उनके साथ भी कुछ वीडियोस थी। अब न्यूमेरिकल्स का लेक्चर कंटिन्यूसली चल रहा है और आप न्यूमेरिकल्स ट्राई करते रहें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल फिजिक्स का। परफेक्शन तभी आएगी जब आप न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करना सीखोगे। और न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करना कब सीखोगे आप? जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। क्वेश्चन कहता है द ग्रेविटेशनल force between two objects is 100 Newton. How will this force change when पहला distance between the forces is reduced to half। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि दो मासेस हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स 100 न्यूटन है। हाउ विल द फोर्स चेंज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस रिड्यूस टू हाफ। पहला पार्ट है, आप ट्राई करते रहें। मैं तब तक क्वेश्चन पूरा करता हूं, तब तक आप ट्राई करें, तब तक कर सकते हैं। बीच में स्क्रीन को पॉज करके भी कर सकते हैं आप, और उसके बाद सॉल्यूशन देखें। दूसरा है मास ऑफ each object is doubled। याद रखना, पहले अगर आपको डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो क्या होगा, ये दूसरा पार्ट है इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों के बीच में, ये सेपरेट पार्ट है। और थर्ड पार्ट क्या है, मास ऑफ ईच reduces to half and distance becomes 3 times। तीन अलग अलग क्वेश्चन है। तो अब हम सॉल्यूशन ट्राई करते हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो। खुद ट्राई करना बहुत ज़रूरी है बेटा, कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर खुद ट्राई नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल्स में आपको परफेक्शन नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट भी करें। हमें गिवन है कि फोर्स जो मेरे पास है ना, इट इज 100 न्यूटन एज पर क्वेश्चन। 100 न्यूटन का फोर्स है। मैं लेट कर रहा हूं, लेट जो मासेस हैं वो m1 एंड m2 है, और डिस्टेंस जो है वो मैं r ले रहा हूं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके बीच में क्या होना चाहिए, Gm1 m2 बाय r स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यही होना चाहिए। और अगर मैं देखूं, इसको 1 ना मानो, आप इसको मत मानो 1, आपको ये जो फोर्स है दो मासेस के बीच का, ये 100 दे रखा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां 100 लिख रहा हूं और यहां Gm1 m2 बाय r स्क्वेयर ये लिख लेता हूं मैं पहला। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब कहता है डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस इज रिड्यूस टू हाफ। डिस्टेंस आधा कर दिया गया है। पार्ट 1 देखो, r जो है, नया जो डिस्टेंस है r1, वो क्या हो गया, ओरिजिनल का आधा। तो फोर्स कैसे निकालेंगे F1? देखो G
m1 m2 मासेस में कोई फर्क नहीं पड़ा, डिस्टेंस को आधा कर दिया गया, यानी r/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, g m1 m2 यहां r स्क्वायर और यहां अपॉन में 4, आप जानते हो ये 4 यहां से यहां चला जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा 4g m1 m2 बाय r स्क्वायर। और इसमें साफ नजर आ रहा है कि g m1 m2 बाय r स्क्वायर की वैल्यू 100 है। तो जो नया फोर्स आया हमारा, इसकी वैल्यू तो आपको पता है, दिस इज 100, तो कितना आया 4 इंटू 100, इट इज 400 न्यूटन। यानी अगर सेपरेशन को आप हाफ करोगे तो फोर्स 400 न्यूटन हो जाएगी आपकी। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट देखो, मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। पार्ट 2 कहता है कि जो मास है ना, वो जो नया मास है m1 डैश, वो पहले वाले का दुगना हो जाता है, डबल्ड, हर एक का डबल्ड। पहला वाला मास m था, तो जो कहता है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग इसका डबल हो गया मास। और जो दूसरा मास है m2 डैश, वो इसका डबल है। दोनों मासेस को डबल किया गया और डिस्टेंस सेम है, यह r के बराबर ही है। फोर्स में लगाएं, F इक्वल टू, नया F आएगा, F2 निकाल दें, तो यहां M2 ले लेते हैं ना, नहीं छोड़ो, नया फोर्स निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। उसके लिए G, मास के लिए m1 डैश G m2 डैश, G तो है ही, G m1 डैश और m2 डैश, मतलब ये वाला मास और ये वाला मास डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, जो इनके बीच की सेपरेशन थी। मास चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि मास इसने कहा है एज पर क्वेश्चन मास डबल हो चुका है, तो नया मास जो डबल हुआ है उसको ये डाला। और मैं जानता हूं इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2m1 के, g इंटू 2m1 और यहां 2m2। मैं जानता हूं नया मास जो आया है वो पहले का डबल है, जो क्वेश्चन में मैंने मान रखा है इसका डबल है मासेस, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके डाल दिया और r की वैल्यू सेम है। तो ये कितना आया, g 2 और 2 4 बाहर आ गया, m1 m2 बाय r स्क्वायर। अगेन देखो आप इसकी वैल्यू देखो 100 है, तो क्या करेंगे हम, फिर से 400। यानी अगर सेपरेशन को हाफ किया, बाकी कुछ भी नहीं किया, तो भी फोर्स 4 गुना बढ़ गई। और अगर मासेस को डबल किया, सेपरेशन को कुछ नहीं किया, तब भी फोर्सेस 4 गुना बढ़ गई, दोनों मासेस को डबल करने पे। ये आया। पार्ट 3 क्या कहता है, पार्ट 3 में हम दोनों चेंज कर रहे हैं, मास भी और मासेस के बीच का सेपरेशन भी। देखो स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें, मैंने मिटा दिया है इसको, आप थोड़ा बैक जाके राइट डाउन कर सकते हैं। देखो जो मेरे पास मास है m1 डैश, वो m1/2 है, और जो m2 डैश है वो m2/2 है, और जो डिस्टेंस है r डैश वो 3r है। और आपको पता था कि 100 जो है वो g m1 m2 बाय r स्क्वायर के बराबर था। अब जो नया फोर्स निकालोगे F डैश, उसमें g तो एज इट इज, मास की जगह ये और दूसरे मास की जगह ये m2 डैश, और ये r डैश का स्क्वायर। अब आपको इसने वैल्यू सबकी दे रखी है, क्या दे रखी है वैल्यू, g तो एज इट इज, इसकी जगह m1/2, इसकी जगह भी ये जो m2 डैश है इसकी जगह भी m2/2। यहां क्या आया, r डैश की जगह 3r,
Gm1 m2 और यहाँ आर स्क्वेयर। यहाँ देखो 1/2 1/2 1/4 आ गया और यहाँ 3 3 जा 9 1/36 Gm1 m2 बाय आर स्क्वेयर। और उसकी वैल्यू आप जानते हो 100 है। क्या वैल्यू आएगी 100/36। चाहो तो 25/9 कर सकते हो, 25/9 न्यूटन। आगे भी सॉल्व कर सकते हो वरना यहीं छोड़ सकते हो। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है। आपको फॉर्मूला पता है कि F = Gm1 m2 बाय आर स्क्वेयर। यानी इससे लॉजिक क्या निकलता है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वेयर के। यानी सेपरेशन बढ़ेगा, फोर्स कम होगी। मास दूर जाएंगे, फोर्स कम होगी, मास पास आएंगे, फोर्स बढ़ेगी। और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 × m2 है। मतलब मासेस जितने ज़्यादा हैवी होंगे उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, जितना दूर होंगे उतनी कम फोर्स होगी, जितना पास होंगे उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। ये ध्यान रखें आप। उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। आई होप समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा स्क्रीन को पॉज करके लिखते रहें सवाल, खुद ट्राई करें। ट्राई नहीं होता है उसके बाद भी नोट कर लें, क्योंकि ये बड़े हेल्पफुल हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, द ग्रेविटेशनल फोर्स between two objects is 200 Newton. How should the distance between these objects how should the distance between these objects be changed so that force between them becomes 15 न्यूटन। सिंपल क्वेश्चन है। स्क्रीन को पॉज करके आप खुद ट्राई करने की कोशिश करें, देखें आंसर आता है कि नहीं आता। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज 200 न्यूटन। देखो सॉल्यूशन, आप खुद ट्राई करें, बेटर होगा बेटा, क्योंकि तुम जितना खुद ट्राई करोगे उतना ज़्यादा क्लियरिटी होगी। क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ आती नहीं है और उसके बाद हमें उसका सॉल्यूशन मिलता है, जिस चीज़ की आदमी को ज़रूरत होती है, अगर वो बिना किसी मेहनत के उसको मिल जाए तो वो ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहता। बट अगर हम पहले मेहनत करें और हमें प्रॉब्लम आए और उसके बाद हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले तो वो शायद परमानेंटली याद रहता है। तो बेटर होगा कि आप पहले खुद अपने ब्रेन तक प्रॉब्लम को जाने दें और उसके बाद देखें कि आप सही जगह तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। उससे आपको एक अलग से सेटिस्फैक्शन होगी। देखो, कहता है कि हमारे पास दो मासेस हैं m1 m2, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, और कहता है ये है 200 न्यूटन। सिंपल सा लॉजिक है। अब कहता है इनके बीच का डिस्टेंस कितना चेंज होना चाहिए, कैसे चेंज होना चाहिए, क्या चेंज होना चाहिए डिस्टेंस में कि फोर्स 50 न्यूटन हो जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं, F यहां क्या कर रहा हूं, G m1 m2 रख रहा हूं और डिस्टेंस को x ले रहा हूं। मतलब नया डिस्टेंस x ले रहा हूं कि पहले ये इतनी दूरी पे थे, ये m1 था, ये m2 था और ये r था, और फोर्स कितना था इनके बीच में, 200 न्यूटन। अब मैं मान रहा हूं कि
अब जो है ये डिस्टेंस x हो गया, ये m1 है और ये m2 है, और अब फोर्स हो गया 200, अब हो गया फोर्स 50 न्यूटन। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना लूंगा और ऑर्डिनरी के कंपैरिजन में, क्योंकि आप जानते हो फोर्स रिड्यूस हुई है, यह मतलब फोर्स रिड्यूस हो रही है, 50 न्यूटन की फोर्स है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मासेस दूर गए होंगे, क्योंकि फोर्स रिड्यूस हुई है। अगर फोर्स बढ़ जाती, इसका मतलब मासेस पास आए हैं, मास में कोई फर्क नहीं है। देखो, और ये कितना आया? 50। सिंपल। ये पहली इक्वेशन आपको गिवन थी, ये दूसरी आपने खुद बना ली। दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या होगा? Gm1m2 बाय आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय Gm1m2 बाय एक्स स्क्वेयर, ये 200 डिवाइडेड बाय 50। ये और ये पूरी टर्म कैंसिल आउट, और ये कैंसिल आउट, 4 बचा। अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये x यहाँ से चला जाएगा ऊपर और ये r आ जाएगा नीचे, तो क्या होगा? एक्स स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर इक्वल टू 4। दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लो। जब स्क्वेयर रूट लोगे, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 को 2 का स्क्वेयर, यानी आपके पास एक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर इक्वल टू 2 का स्क्वेयर। अब अगर दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लोगे तो यहाँ बचेगा x बाय आर और यहाँ बचेगा 2। इससे क्या आया? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस हो जाएगी, 2r के बराबर। जो ओरिजिनल सेपरेशन थी उससे डबल डिस्टेंस पे रखोगे तो फोर्स 50 न्यूटन हो जाएगा 200 का। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर डाउट आता है तो बेटा कमेंट जरूर करें, और पेन कॉपी निकाल के रखें और प्रैक्टिस करते रहें। पहले खुद ट्राई करें, वो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको 8-10 क्वेश्चन हर लेक्चर में कराया जाए और वो डिफरेंट टाइप हो। इसके अलावा भी टाइप्स हो सकते हैं, मुझे जितना ध्यान आ रहा है मैं उतने टाइप के क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ डिफरेंट। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। इफ द डिस्टेंस बिटवीन two masses is increased by factor 4 by what? If the distance between two masses is increased by factor 4, by what factor? By what factor would the mass of one of them have to altered to maintain the same gravitational force? ठीक है, देखो पहले आपके पास ये दो मासेस हैं, m1 m2, और इनका सेपरेशन है r। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी? हम जानते हैं F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वेयर। अगर दो मासेस है उनके बीच का सेपरेशन r है तो ये फोर्स होगा। अब क्या कहता है, एज पर क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? If the distance between the masses is increased by factor 4, 4 गुना बढ़ जाता है, यानी कि जो नया डिस्टेंस है r डैश वो पुराने का 4 टाइम्स हो जाता है।
और मैं मानता हूं कि जो m1 है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। कहता वन ऑफ देम, सिर्फ एक चेंज हो रहा है। तो आप किसी को भी कांस्टेंट मान सकते हो। मैंने m1 को माना है, आप m2 को भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। कोई एक मास कांस्टेंट हो रहा है और दूसरा कैसे चेंज होगा। मान लो m2 जो है वो आपका m2 जो है वो x हो जाता है, नया मास। तो आपको बताना है कि ये x जो है वो पहले वाले से कितना ज्यादा है। मतलब m2 में क्या चेंज आए, m1 को चेंज करना नहीं है ताकि फोर्स सेम हो जाए। ये क्या कहता है, एज पर क्वेश्चन फोर्स अब भी सेम है, g हमारे पास रहता ही है, मास m1 मैंने अब भी कांस्टेंट माना है और m2 की जगह मैंने x मान लिया है, नया मास जितना चेंज होकर के आया है। और डिस्टेंस की जगह मैंने यहां 4r का स्क्वायर डाल दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। If the distance between the masses is increased by the factor 4, simple, what would be the mass of them to maintain the same gravitational force? फोर्स सेम है, यानी कि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों सेम है। सिर्फ इसके डिस्टेंस से 4 गुना किया तो ये m2 क्या हो जाएगा वो निकालना है आपको। तो अगर ये दोनों फोर्सेस सेम है तो क्या मैं इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख सकता हूं? सिंपल है, आप देख रहे हो दोनों के LHS सेम है तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूं, gm1 m2 बाय आर स्क्वेयर, यहां क्या होगा gm1, यहां x होगा और यहां 16r स्क्वेयर। 4 का स्क्वायर है, 4r का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 और r का स्क्वायर r स्क्वायर। यहां से g कट गया, m1 कट गया, g कट गया, m1 कट गया, r स्क्वायर और r स्क्वायर कट गया। ये क्या होगा 16m2 इक्वल टू x। जो मास है यानी कि m2 हैज टू इंक्रीज्ड बाय 16 टाइम्स, 16 गुना बढ़ना पड़ेगा। जितना ओरिजिनल था उसको 16 से मल्टीप्लाई करो तब जाके फोर्स सेम रहेगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करें, जरूर डेफिनेटली आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियोस इससे पहले की नहीं मिल रही हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। चैनल में हर चैप्टर के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास वाइज चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ द वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity will change if size of earth reduces to half and mass becomes double. How the value of acceleration due to gravity will change if the size of earth reduces to half and mass becomes double. यानी अर्थ के साइज को आधा कर दिया गया है और अर्थ के मास को डबल कर दिया गया है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंज आएगा। देखो सॉल्यूशन आप खुद ट्राई करें। हमको पता है कि g इक्वल टू gm बाय आर स्क्वायर होता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट प्लैनेट के मास और प्लैनेट के साइज पर डिपेंड करता है। क्लियर है। और हमें पता है अर्थ पर इसकी वैल्यू 9.8 होती है, या कुछ लोग इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको क्वेश्चन क्या कहता है, मास जो है m डैश
वो पहले से डबल कर रहे हैं, और जो साइज है आर डैश वो पहले का आधा कर रहे हैं। तो आप जानते हो अगर मास और साइज चेंज होगा तो जी ऑलरेडी चेंज होना ही होना है, क्योंकि जी डिपेंड करता है अर्थ के मास और अर्थ के साइज पे। किसी भी प्लैनेट के मास और किसी भी प्लैनेट के साइज पे उसका ग्रेविटेशनल पुल डिपेंड करता है। जितना हैवी होगा जी उतना ज़्यादा होगा, जितना छोटा प्लैनेट होगा मास ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जी की वैल्यू होगी, ये ध्यान रखें। तो हमारे पास जो नया जी आएगा इट विल बी जी, क्लियर। दिस इज मास की जगह 2m और यहां r/2 का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करें, g एज इट इज, ये 2m आएगा, यहां r स्क्वायर और यहां 4, तो कितना आएगा, ये 2 बाहर ले लो, 2 × 4 साथ में gm/r स्क्वायर। क्या आ गया बेटा, ये 8 gm/r स्क्वायर। और आप जानते हो gm/r स्क्वायर किसके बराबर है, g के बराबर। तो क्या आया, g डैश इक्वल टू 8 × g, यानी चाहो तो 64 64 72 78 इतना लिख सकते हो, या 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल, यानी 8 टाइम्स हो जाएगी जी की वैल्यू। इस तरह से करेंगे, आपको पता है जी का रिलेशन। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा आपको वर्ड को समझना है और आंसर करना है। अब क्या होता है कि हम क्वेश्चन तो पढ़ते नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना नहीं है और फटाफट आंसर करने की कोशिश करते हैं। देखो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे बड़ा तरीका है अपने आप को शांत रखें और क्वेश्चन को पढ़ें, देखें वो क्या कह रहा है, क्योंकि आंसर उसी क्वेश्चन के अंदर छुपा होता है। कहीं बाहर से हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हम क्वेश्चन की लाइनिंग को समझ गए, हम वो क्या कहना चाहता है हम समझ गए, तो सॉल्यूशन तो आना ही आना है। क्लियर, लिख लो, मैं मिटा रहा हूं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यार, बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन क्यों करें हम क्वेश्चन इसलिए करें क्योंकि सक्सेस के लिए शायद शॉर्टकट हो जाए, बट नॉलेज के लिए तो शॉर्टकट होती नहीं। अगर नॉलेज चाहिए तो क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, है ना। क्योंकि सक्सेस के लिए शॉर्टकट हो सकता है, हो नहीं भी सकता, कोई शॉर्टकट से सक्सेसफुल हो जाए, बट नॉलेज तो शॉर्टकट से मुश्किल है थोड़ी, है ना। लॉन्ग कट मेहनत करनी पड़ेगी, और अभी से मेहनत करेंगे तो आगे शायद अच्छा करें। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन कहता है मास ऑफ बॉडी ऑन अर्थ is 10 kg. Calculate its weight and mass on planet whose size and mass is half of earth। कहता भाई धरती पे किसी चीज का मास 10 किलो है। याद रखना, कुछ सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, आप खुद ट्राई करो और स्क्रीन को पॉज कर दो, पहले खुद ट्राई कर लो, नहीं आता तो उसके बाद देखना है, उससे पहले नहीं देखना, कि नकल नहीं मारनी बेटा, पहले खुद ट्राई करो। अगर लगता है कि भाई नहीं आ रहा तो आपकी क्लास, बटन दबाया, क्लास शुरू, देख लो। देखो कहता है मास जो है ना हमारे पास वो 10 kg है ऑन अर्थ। छोटा सा सबस्क्रिप्ट बेस में, बेस मतलब सबस्क्रिप्ट में छोटा सा ई डाल रहा हूं, मतलब अर्थ के ऊपर। और अगर मैं वेट ऑन अर्थ करूं तो मैं जानता हूं मैं जी की वैल्यू 10 ले रहा हूं यहां, तो मुझे पता लगेगा कि 100 न्यूटन आएगा वेट। ये कहानी अर्थ के ऊपर है। अगर इस वेट को आप सिंप्लीफाई देखो तो वेट ऑन अर्थ इक्वल टू मास और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ होता है, ठीक। और ये जो जी होता है अर्थ के ऊपर, इसकी जगह जी
मास ऑफ अर्थ और इनटू में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये होता है, आपने पढ़ रखा है ना, g की वैल्यू gm/r² होती है, ये आपने पढ़ा हुआ है। अगर आप किसी प्लैनेट की बात करो तो मास ऑन एनी प्लैनेट वो 10 kg रहेगा, क्योंकि मास बेटा कांस्टेंट है। किसी बॉडी का मास, चाहे अर्थ पे ले लो चाहे किसी और प्लैनेट पे ले लो, बॉडी का मास, अगर मेरा मास यहां पर 10 है तो किसी दूसरे प्लैनेट पे उतना होगा। मास में चेंजेस नहीं आते हैं, वेट में चेंजेस आता है उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। उस प्लैनेट, वो प्लैनेट हमारे ऊपर जो फोर्स लगाता है उस पुल की वजह से हमारा वेट होता है। तो अगर मैं वेट की बात करूं उस प्लैनेट पे तो वो मास इनटू जी ऑफ प्लैनेट। अब साफ बात है कि उस प्लैनेट पर जी कितना होगा, क्या अर्थ के जितना होगा? सवाल ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि उस प्लैनेट का साइज और मास हाफ है अर्थ का। यानी उस प्लैनेट में अगर gmp/ रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर करो तो उस प्लैनेट का जो मास है वो अर्थ के मास का आधा है, और उस प्लैनेट का जो रेडियस है वो भी अर्थ के रेडियस का आधा है। ये वैल्यू पुट करो, g एज इट इज gme/2, और यहां पर क्या आएगा re/2 का स्क्वायर। ये देखो gme/re²। यहां देखो ये 2 ऊपर जाके स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, और ये 2 नीचे आ जाएगा, है ना। ये देखें, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 2 का स्क्वायर है तो ये 4 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, तो वैल्यू कितनी हो गई 2gme/re²। यानी उस प्लैनेट का जो जी है वो अर्थ से दुगना है। यानी वहां पर वेट कितना होगा? मास तो सेम ही है उस प्लैनेट के ऊपर 10, और जो उस प्लैनेट के ऊपर का जी है वो अर्थ का दुगना है। अर्थ पे जो वैल्यू है उससे ट्वाइस है, 20 मीटर/सेकंड²। अर्थ पे अगर 10 है तो आप देख रहे हो अर्थ पर 10 है, और 10 किसके बराबर है? ये 10 के बराबर है ना बेटा, सॉरी, ये मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, और ये 10 मीटर/सेकंड² के बराबर है ये। और यहाँ पर 2 फैक्टर साथ में है, तो इस प्लैनेट के ऊपर जो जी की वैल्यू आएगी वो 20 मीटर/सेकंड² आएगी, और वेट क्या होगा 10 × 20, 200 न्यूटन। वेट डबल हो जाएगा क्योंकि जी की वैल्यू दुगनी है, साइज आधा है, मास भी आधा है उससे। और आप जानते हो कि जो साइज है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और साइज जितना कम होगा जी की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। आई होप समझ में आया होगा। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें, क्योंकि राइट डाउन करना जरूरी है। और ये ध्यान रखें इस क्वेश्चन में एक बात और, आप ये ध्यान रखना जरूरी है कि वेट अगर कहीं पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पर ग्रेविटेशनल पुल कितना है ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक जी कैलकुलेट नहीं करोगे आप वेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगला टाइप क्या कहता है। बेटा ये कुछ टाइप्स हैं जो मुझे लगता है कि 9th में कराई जानी चाहिए। अगर आपको कोई और टाइप भी लगता है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ अर्थ यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वाह, कहता है अर्थ की डेंसिटी निकालनी है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, ध्यान से समझना आप। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि F = G(m1 m2/r²). ये कहता है दो मासेस के बीच का फोर्स। अब समझो आप अर्थ पे हो,
और जहां पर आप खड़े हो मान लो आपका मास, ये क्या है, m क्या है, मास ऑफ मैन, और me मैं ले रहा हूं मास ऑफ अर्थ, और r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब ध्यान से देखिए आप, अब ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में डालता हूं मैं, क्या होगा, g मेरा मास, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि इसमें से जो मेरा मास है m वो बाहर आ गया, GME बाय r स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। और इस फैक्टर को हमने कहा था g, और हमने ये g कैसे निकाला था, हमें पता है कि जब हम यहां पर हैं तो हमारा वेट अर्थ के सेंटर की तरफ आता है और उसको हम mg कहते हैं। अर्थ के सेंटर की तरफ हमारा वेट जाता है, वेट इक्वल टू mg, और हम कहते हैं ये वेट इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, यानी कि हमारा मास इनटू अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके बराबर है। देखो आपका वेट इसलिए है क्योंकि अर्थ आपको अपने सेंटर की तरफ को खींच रही है, अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से। आप जानते हो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो आपका मास इनटू अर्थ ने जो आप पे एक्सेलरेशन लगाया, और ये है, ये आपका मास है और ये अर्थ का एक्सेलरेशन है जो मैंने यहां बताया है, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, और ये आपका मास है। तो इसी से हमारे पास ये रिलेशन आता है। ये रिलेशन में डायरेक्ट भी लिख सकता था कि g इक्वल टू GME बाय r स्क्वायर, ये हम थ्योरी में आपको पहले पढ़ा चुके हैं। अब आपको क्या करना है, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान रखें, अगर अर्थ का रेडियस r है तो अर्थ का वॉल्यूम कितना होगा, क्या 4/3 पाई r क्यूब होगा। सिंपल है, सिंपल। और हमें पता है जो डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो अगर मैं मास की बात करूं तो क्या वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा, यानी डेंसिटी को मैं रो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये रो, पी को थोड़ा सा घुमा दो, रो सिंबल है डेंसिटी के लिए, और वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, ये मास ऑफ अर्थ आ गया। इस इक्वेशन के अंदर डाल दो, g इक्वल टू g, मास ऑफ अर्थ की जगह 4/3 पाई r क्यूब इंटू r स्क्वेयर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये आ गया आपके पास। और यहां डेंसिटी रो, तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला बना, यहां से कैंसिल आउट, देखें इसको काटा है आपने तो क्या बचेगा, यहां देखते हैं, जी तो यहां रहेगा ही रहेगा, बड़े वाला जी, साथ में 4/3, साथ में पाई, साथ में r, साथ में रो। और अगर आपको ये डेंसिटी निकालनी है तो रो इक्वल टू 3g डिवाइडेड बाय 4g पाई इंटू r, ये आ गई डेंसिटी। इसमें अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ का रेडियस और कैपिटल जी, इसकी वैल्यू पता है, 4 पाई की वैल्यू भी आपको पता है, आप अर्थ की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल लॉजिक है, सिंपल तरीका है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है GME बाय r स्क्वायर, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव आया, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करो और मास की जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख के इसमें प्लेस कर दो और डेंसिटी निकाल लो। सिंपल लॉजिक है, एक तरह की डेरिवेशन है, एक तरह का फॉर्मूला डिराइव करना है। ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सिर्फ यही क्वेश्चंस नहीं है, हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकें वो हमारे लिए बेटर है, क्योंकि इससे भागना तो कोई सॉल्यूशन है नहीं। अभी जितना ज़्यादा करेंगे आगे उतना ज़्यादा इजीली हम समझते जाएंगे कॉन्सेप्ट्स को। क्वेश्चन,
two identical copper spheres of radius r is in contact with each other. If gravitational attraction between them is F, find relation between F एंड R. F और R के बीच का रिलेशन निकालना है आपको. देखो सिंपल कहता है रेडियस है दोनों का. टू आइडेंटिकल कॉपर स्फेयर्स, आइडेंटिकल मतलब सॉल्यूशन, आइडेंटिकल मतलब डेंसिटी सेम है और साइज भी सेम है. क्लियर है. अब देखिए आप, तो यहां पर अगर मैं बात करूं फोर्स की, F इक्वल टू G m1 m2 बाय R स्क्वेयर, ये आ गया. क्लियर है. अब देखें आप, अगर मैं यहां पर आइडेंटिकल है मतलब डेंसिटी सेम है, हम क्या कर रहे हैं, यहां पर G ये जो मास है इसकी जगह 4/3 पाई R क्यूब इंटू डेंसिटी, और यहां भी 4/3 पाई R क्यूब इंटू डेंसिटी, यानी कि मास m1 की जगह आप चाहो तो ये लिख सकते हो ना, मास की जगह भी बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो वॉल्यूम तो यही होगा 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब. सिंपल लॉजिक है. तो देखें यहां पर क्या होगा, 4R स्क्वायर. सिंपल. अब इसमें देखें आप, अगर मैं करता हूं G और इससे इसको काट दे, इसको इससे काट दे, तो यहां आएगा G और 4 पाई स्क्वेयर, इस 4 को ये रखता हूं, रो स्क्वेयर R क्यूब. देखें ये रो और ये रो स्क्वेयर, और ये 4 पाई का स्क्वेयर, और यहाँ पर ये 4 मैंने काटा नहीं बेटा, ये ऐसे ही रखा, और यहाँ पर 9. ऐसे कर सकते हैं आप. कभी कभी क्या होता है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन आया फोर्स और आर के बीच में. कभी कभी क्या कहते हैं, आइडेंटिकल, कभी कभी कहेंगे टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ रेडियस आर. देखो अब आइडेंटिकल में यहां पर ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं. आइडेंटिकल होने का मतलब मैंने डेंसिटी सेम ली है, हो सकता है आइडेंटिकल इन साइज बोले,
कभी कभी ये बोले कि मटेरियल सेम नहीं है, मटेरियल सेम नहीं है, तो उस केस में आप यहाँ रो 1 रो 2 लिखते, साइज सेम है तो R1 R2 होता, यहाँ रो 1 रो 2 आ जाता रो स्क्वायर की जगह। तो ये थोड़ा सा इलॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है कि भाई डेंसिटी के साथ क्या, फोर्स के साथ क्या रिलेशन है। तो कुछ लोग ऐसे भी लिख दो, अगर हम ऐसे भी लिख दें और R से रिलेट ना करें तो उसमें ऐसे में भी मार्क्स देने पड़ेंगे। पर यहाँ पर कई बार क्या होता है कि इस तरह का फॉर्मूला प्रूफ करने को आया था कि प्रूफ करो दिस फॉर्मूला, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला दे देंगे कि प्रूफ करो, या इसकी जगह रो स्क्वायर की जगह रो 1 रो 2 भी हो सकता है, ऐसा फॉर्मूला भी हो सकता है। F = G/36 साथ में 4 पाई स्क्वायर, कभी कभी इसको काट भी सकते हैं पर ऐसा भी हो सकता है यहां पर रो 1 रो 2 लिखा हो और साथ में r की पावर r क्यूब नहीं बेटा, सॉरी दिस इज r की पावर 4, एक r यहां बचा हुआ है और एक r की क्यूब यहां है r की पावर 4, ऐसा हो सकता है। कभी कभी अगर डेंसिटीज इक्वल ना हो, सिर्फ साइज सेम हो, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। मैंने आइडेंटिकल में आपको लिख दिया कि मैं डेंसिटी भी सेम ले रहा हूँ, साइज भी सेम ले रहा हूँ, सिंपल। और सेपरेशन मैंने 2r लिया क्योंकि आपस में कांटेक्ट में है, सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस 2r होगा। क्लियर? आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, आपको पढ़ाते समय बताया था। ओके, नाउ एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। शायद ग्रेविटेशनल फोर्स में इतने ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जी और ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड। टू बॉडीज P and Q having masses 10 kg and 40 kg are separated by 9 meter. What distance should another body S, P और Q दो बॉडी है, अनदर बॉडी S of mass 30 kg be placed so that net gravitational force on S is 0। कहता दो मासेस हैं, एक P और एक Q। देखो ऐसा कहता ये हमारा एक P है और एक Q है। कहता दो मासेस हैं, मैं डिस्टेंस इसके बीच का 9 मीटर दे रखा है। कहता है दो मासेस हैं और ये जो है ये 10 kg का है और ये 40 kg का है, दो मासेस हैं। अब कहता है कि एक तीसरा मास जो 30 kg का है वो कहां रखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा। अब आप सोचो, अगर आप मास को यहां रखते हो तो क्या होगा, ये वाला जो मास है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आप जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है, और ये वाला भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे नेट फोर्स तो कभी 0 होगी नहीं, दोनों ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बॉडी इधर चल पड़ेगी, मास इधर मूव करने लगेगा। अगर आप मास को यहां रखते हो तब भी देखो ये 40 kg भी इसको अट्रैक्ट करेगा और ये 10 kg भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये यहां भी नहीं रह सकता। मैं मानता हूं कि S को यहां कहीं रखा और ये 30 kg का है, ये वाला डिस्टेंस x है और ये 9 - x है, सिंपल। क्योंकि बीच में अगर रहेगा तो ये अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा, तो उसकी वजह से एक अगर इधर खींचे, एक मुझे इधर खींचे और एक इधर खींचे तो मैं बीच में रह सकता हूं। पर यहां रखने पे ये दोनों अपनी तरफ खींचेंगे, यहां रखने पे भी दोनों तरफ खींचेंगे,
तो मास शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द मासेस। ये ध्यान रखें आप, बीच में क्यों रखा वो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब भी क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट करें, क्योंकि दोनों ही अपनी तरफ खींचते हैं। तो यहां देखें, लेट मास 30 kg मतलब S बी प्लेस्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम 10 kg मास। ये 10 किलो है और ये 40 किलो है। तो अब देखें, यानी ये इधर जिस फोर्स से खींच रहा है उसी फोर्स से ये भी खींच रहा है, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स क्या होगा, मैं यहीं हूं, मेरे पे नेट फोर्स 0, मतलब कोई इधर भी खींच रहा है कोई इधर भी खींच रहा है, ना मैं इधर जा रहा हूं ना मैं इधर जा रहा हूं। इसका मतलब दोनों फोर्सेस मेरे ऊपर बराबर है। इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो इन दोनों के बीच के फोर्स के इक्वल है। इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, 10 जी की मैं वैल्यू डाल नहीं रहा, जी इसका मास 10 है, इसका मास 30 है, और इनके बीच का डिस्टेंस है x²। यहां देखो, इन दोनों के बीच का फोर्स कैलकुलेट करो, क्योंकि जो इन दोनों के बीच का फोर्स होगा वही इन दोनों के बीच का फोर्स होगा, तभी ये बॉडी यहां रुकी हुई है। ये किसके बराबर होगा, g इंटू 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 9 - x²। g और g कैंसिल आउट, 30 और 30 कैंसिल आउट, 0 और 0 कैंसिल आउट। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 9 - x² और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इट इज 4x²। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट लोगे तो ये सिर्फ बचेगा 9 - x, और इसका स्क्वायर रूट करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2 और x का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा दोनों तरफ से, तो यहां बचेगा 2x। इसको इधर ले आओ, 9 = 3x, तो x = 9/3 = 3 मीटर्स। यानी 9 में से ये इसके ज्यादा पास होगा, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा मास है, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा दूर तक होगी। तो ये इससे कितना होगा, आप लिख सकते हो 3 मीटर फ्रॉम 10 kg मास, या इससे 6 मीटर दूरी पर रखोगे तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगी। आई होप कि जो आज आपको कराया वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई आपके और क्वेश्चंस आते हैं, आपको समझ में नहीं आता, तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट करते रहें, सीखते रहें, पढ़ते रहें, डाउट्स लाते रहें। थैंक यू सो मच।